सो डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं जो हमने आपको बताया था मानव जनन के अंतर्गत। आज ये पार्ट नंबर 6 है और जो मैंने नर जनन तंत्र का सिस्टम समझाया था उसमें से ही कुछ पहलू जो कि हमारे बाकी रह गए थे उसमें से अब मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर एक शब्द है सीमेन। सीमेन जिसे वीर्य कहा जाता है। जी हाँ, ये वीर ये वही भाग है जिसमें शुक्राणु होते हैं। एक ऐसा द्रव होता है जिसमें शुक्राणु होते हैं जिसे कि पेनिस के द्वारा, कहने का मतलब श्वसन के द्वारा योनि मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है सीमेन क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, वो कहां कहां से आता है, कैसे बनता है। तो जब मैंने आपको नर जनन तंत्र का जो वीडियो आपको सेंड किया है उसे आप पहले तो ईमानदारी से देखें। इस बात को समझने के लिए यदि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया है तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं किया है तो यकीन माने आप सबसे पहले इसे बंद करके आप उस वीडियो को पहले वॉच करें, ठीक है, जो कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये रखा हुआ है, यूट्यूब पर भी रखा हुआ है, पार्ट नंबर 5। अब आज बात करते हैं हम सीमेन की। सीमेन या हिंदी में हम जिसे कहते हैं वीर्य, सीमेन या इसे हिंदी में हम कहते हैं वीर्य। वीर्य एक द्रव है, ये सफेद प्रकार का एक लसलसादार एक द्रव होता है जो कुछ अकेले किसी एक स्थान का वो कॉम्बिनेशन नहीं होता है। उसमें क्या होते हैं, पहली बात तो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं। देखें आप, सबसे पहले स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु कहां से आते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु आने के बाद आपने देखा था कि ऊपर एक शुक्राशय होता था, ठीक है, शुक्रवाहिनी नलिका आती थी, फिर ऊपर शुक्राशय, शुक्राशय अपना द्रव मिलाता था। तो देखेंगे आप, ये शुक्राशय द्रव उसमें मिल जाता था। वो मिलने के बाद उसके चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड्स थी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स, इनका स्त्रवण भी शामिल होता है। और साथ ही साथ जो इसके आंतरिक दीवार है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो मूत्र नली है उसकी जो दीवार है, दीवार में जो ग्रंथियां हैं उसका स्त्राव भी शामिल होता है। इतना का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन कहलाता है वीर्य। तो क्या 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 होता है उसमें, शुक्राणु होंगे, शुक्राशय से आने वाला द्रव होगा, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड से स्त्राव होगा, साथ ही साथ यहां पर यूरेथ्रा की दीवार से स्त्रावित पदार्थ भी होंगे। ये एक कॉम्बिनेशन होगा किस किस से क्या क्या आया। आगे चल के हम देखेंगे उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखें ये कैसा होता है, गाढ़े सफेद रंग का द्रव है। एक बार में स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य यानी जिसने बहुत ज्यादा नशा ना किया हो, लगातार नशा ना करता हो, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य जिसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा हस्त मैथुन ना किया हो। हस्त मैथुन मतलब अप्राकृतिक प्रकार से अपने श्वसन के द्वारा, घर्षण के द्वारा वीर्य को बाहर करना। यदि ऐसा उसने अपने जीवन में ज्यादा ना किया हो तो ऐसी स्थिति में एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए मनुष्य में एक बार में अगर स्खलन होता है तो लगभग 2.5 से 3.5, कुछ राइटर्स इसको 3 से 4 भी लिखते हैं, कुछ राइटर इसको 3 से 4 ml यानी 2.5 से 3.5 ml वीर्य निकलता है, ठीक है। और इसमें लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं और इसमें से लगभग ये जो 80% शुक्राणु हैं वो जीवित अवस्था में होते हैं। अब जो शुक्राणु या तो मृत अवस्था में है, ठीक है, या ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है, क्षतिग्रस्त है, तो ये आखिर जाते कहां हैं बॉडी से। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको ये हिंट है कि आपने मेरे पुराने लेक्चर्स यदि देखे हैं उसमें मैंने इस बात को किया है कि आखिरकार वो जाते कहां हैं। और आप मुझे चैट बॉक्स में जब आप ये देखेंगे
कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि वो कहां चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका जो संगठन है, इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, आप देखें केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन है। एक तो प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम सिट्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट व अन्य पदार्थ। तो जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, जबरदस्ती ज्यादा घर्षण के द्वारा अपने पेनिस को यानी लिंग को घर्षण के द्वारा जबरदस्ती उससे वीर्य निकालने का जो प्रयास करते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी आने से जो हड्डियां हैं वो कमजोर होती हैं निश्चित रूप से, और प्रोटीन की जब कमी आएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमजोरियां होंगी और वो अंग कमजोर होंगे। अब बात आती है, ये तो रहा बात वीर्य की कि भी वीर्य क्या है, कहां से कौन कौन सा सब्सटेंस आया है, कैसे रंग का है, एक बार में कितना निकलता है, उसमें कितने शुक्राणु होते हैं, कितने % जीवित होते हैं, और साथ ही साथ उनका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। अब हम ये देखते हैं इस वीर्य को निकालने वाला कौन है। देखें ये जो है नर जनन अंगों के कार्य। तो नर जनन अंग का जो सबसे बड़ा कार्य है, एक तो युग्मक का फॉर्मेशन करना है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करना है, और फिर शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। शुक्राणु को मादा जनन तक पहुंचाना, ये कंप्लीट कार्य। अभी हम और भी कार्य देखेंगे इसके। अब हम ये देखते हैं कि शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक जब पहुंचाया जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो जो उपयोग किया जाता है वो टॉपिक है आपके लिए सेसन, यानी कि पेनिस। पेनिस का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से जो वीर्य होता है, जो शुक्राणु होता है, वो मादा जनन अंग तक पहुंचाया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि सेसन जो है वो क्या है, कैसे है, और क्या उसका डायग्राम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं कुछ नीचे पॉइंट्स हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट में मैं अब आपको डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करूंगा। अब देखेंगे हम सेसन। अब सेसन जो है वो है क्या एक्चुअली। तो सेसन जो है वास्तव में क्या है, एक नलिकाकार रचना है, मांसल रचना है, स्पंजी रचना है ये। ठीक है, जो ऐसा अंग हमारी बॉडी के अंदर में है जिसका आकार छोटा से बड़ा और बड़े से फिर छोटा हो सकता है। इसके अंदर एक पतली सी नली है, जो मूत्र मार्ग की जो नली है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। वो पतली सी एक नली जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसके चारों ओर एक कवरअप पाया जाएगा और स्पंजी ऊतक पाए जाएंगे। स्पंजी ऊतक है तो काफी सारा स्थान इसमें खाली रहता है, और उसके चारों ओर फिर एक मांसल कवर होगा। तो हम यहां सबसे पहले देखते हैं कि जो पतली सी लंबी रचना है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। देखें जो मूत्र मार्ग जो है वो कैसा होता है, नलिकाकार, नली के आकार का, मांसल स्पंजी, अंग में निरंतर रहता है, और उस कंप्लीट पार्ट को हम कहते हैं सेसन, यानी कि पेनिस। देखें यहां पर आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा की नली है, ये यहां तक के देखिए आप, ये कंप्लीट यूरेथ्रा। और उसके बाद अगर बाहर के स्किन को छोड़ दें तो 2 भाग होते हैं, जिसमें से ये जो भाग दिख रहा है आपको मैं दिखाऊं, येलो, देखिए ये जो रेडिश भाग है अंदर का, ये रेडिश भाग, ठीक, ये इस साइड भी और ये इस साइड भी, ये रेडिश वाला पार्ट है, ये दोनों, और ये जो पार्ट दिखता है, ये जो पार्ट वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है कार्पोरा स्पोंजिसम। कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम कहलाता है ये वाला कवर। ठीक, ये कवर्ड अप होता है सबसे पहले। और यहां पे यदि हम बात करें, ये बीचों बीच में जो नलिका है, यहां का एक टिप है, ये छिद्र खुलेगा। इसका मतलब यह है कि जो कार्पोरा स्पोंजियोसम होता है उसमें एक छिद्र ये नीचे की ओर होता है, और ये जो नीचे का छिद्र है यही कहलाता है
यूरेथ्रल मीट्स, यानी कि शिश्न छिद्र, शिश्नाग्र छिद्र, शिश्न के अग्रभाग का छिद्र जहां से मूत्र और वीर्य दोनों ही निकलते हैं, उसे हम कहते हैं शिश्न अग्र छिद्र, शिश्नाग छिद्र। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूरेथ्रल मीट्स। तो आप इस डायग्राम में देखें, इसके अगर हम सर्कुलर लें तो ये जो भाग है, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है वो कार्पोरा स्पोंजियोसम को बता रहा है। हम चाहें तो अब देखें, और ये जो नीचे ये एक छिद्र है उसमें जो आके खुलता है वो इस छिद्र को बताता है, इस छिद्र को। अब बात आती है इस कार्पोरा स्पोंजियोसम के बाहर भी एक आवरण होता है, और ये आवरण जो कि आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये आवरण और ये दो आवरण, ये दोनों आवरण देखें, ये और ये दो आवरण, ये कहलाता है कार्पोरा कवर्नोसा। ये कवर करता है बाहर से, कार्पोरा कवर्नोसा कहलाता है। और ये एक इस साइड है, एक इस साइड है। सही मायने में एक छिद्र यहां होगा और एक छिद्र यहां होगा। तो इसके लिए इन दो छिद्रों को बताया गया है, और इनकी जो संख्या होती है वो संख्या 2 है, जबकि इनकी संख्या 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। मूत्र मार्ग नलिकाकार और मांसल अंग में, तो देखो ये जो आसपास का जो है वो नलिकाकार मांसल अंग है, स्पॉन्जी ऊतक से बना है, अंग में निरंतर रहता है। उस पूरे कंप्लीट पार्ट को, ये जो कंप्लीट पार्ट दिख रहा है, ये कंप्लीट पार्ट को हम शिश्न कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शिश्न का जो अग्रभाग है, आप देखिए इसका ये जो अग्रभाग है, इसका ये जो अग्रभाग है वो अग्रभाग कैसा दिख रहा है आपको? फूला हुआ, ये है इसका जो अग्रभाग फूला हुआ है। इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं ग्लांस, हिंदी में कहते हैं शिश्न मुंड। इसको हिंदी में हम कहते हैं शिश्न मुंड, शिश्न मुंड कहते हैं। ठीक है, तो देखें शिश्न का जो अग्रभाग है वो फूला है, और इसको हम क्या कहते हैं? शिश्न मुंड यानी ग्लांस के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्लांस होता है, ये ग्लांस आप देखेंगे इसके बाहर की ओर यहां पर एक चमड़ी होगी ऐसे, यहां पे मान के चलो ये एक चमड़ी है ऐसे, और ये यहां पर ऐसे कुछ दूर तक चमड़ी से ढका रहेगा ऐसे। तो आप देखेंगे कि कुछ दूर तक ये चमड़ी से ढका रहेगा, लेकिन ये चमड़ी जो है ये वाली, ये जो स्किन होती है, फोर स्किन, ये फोर स्किन, ये यहां से चिपकी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना है, ये इतने पार्ट में ये वाला भाग जो होता है ये यहां से चिपकी नहीं रहती है। अब चाहें तो ये इस चमड़ी को ऐसे अलग कर, ये चिपकी रहती है। अब बात समझना है, यहां पे ये जो यहां ये चिपकी रहती, इस चिप भाग को, ये वाला इतना पार्ट जो कि फोर स्किन यानी चमड़ी हुए ऊपर से, उसका वो भाग जो शिश्न मुंड को चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है, छिद्र को नहीं घेरता है, इस छिद्र को छोड़कर घेरे रहता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? आप देखिए, देखें ग्लांस के ऊपर एक त्वचीय वलन का आवरण होता है जिसे प्रोप्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोप्यूज कहते हैं। और इस पर क्या होगा? कुछ विशेष प्रकार की जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, जो एक छोटे छोटे जो मतलब कण है, कहने मतलब एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्रवण भी करेगी, ये पिप्यूटियल ग्लैंड कहलाती हैं, जो कि स्मैग्मा स्त्रावित करती हैं, जो कि एक प्रकार का सीबम होता है। वो होता है क्या? सीबम होता है। और ये जो स्मैग्मा का जो स्त्रावण करती है ना, वो क्या होता है? ये मुंड और चमड़ी के बीच में यहां जमा हो जाता है। जब यहां जमा हो जाता है, यदि समय पे उसे साफ नहीं किया जाता, हम जब हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वो जमा होते जाता है और कहीं ना कहीं वो संक्रमण का भी एक कारण बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है, इस पर कुछ विशेष प्रकार का क्या है? सीबेसियस ग्लैंड्स होंगे, और वो क्या कहलाते हैं?
प्रिप्यूशियल ग्लैंड्स कहते हैं, और ये स्मेग्मा का स्त्रावण करेंगे, जो एक प्रकार का क्या है, सीबम है। अब क्या है, अब जैसे कई बार क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट है प्रिप्यूश, यहां तक देखिए मैंने आपसे कहा ना, यहां तक कि ये चमड़ी कंप्लीट जुड़ी है, लेकिन आगे यहां नहीं, ये इसको आप ऊपर कर सकते हैं, आप हाथ से ऊपर कर सकते हैं। उतने चमड़ी वाले भाग को कई बार आपने देखा उसे काट भी सकते हैं। बात आती है उसको काटते कहां है। जनरली ऐसे काटने से कोई फायदे या नुकसान नहीं है, लेकिन जनरली अपने मुस्लिम समुदाय में एक संस्कार माना जाता है, जिसे खतना कहा जाता है ना। तो उसमें यही होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ होगा उनका एक समय, किस समय में ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो सामने से उस चमड़ी वाले भाग को थोड़ा सा काट देते हैं। तो काट देते हैं तो उनका जो सेशन काटने के बाद जनरली ये वाला पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट नहीं होता है, उनमें होता है लेकिन कृत्रिम रूप से काट दिया जाता है। उनमें एक संस्कार माना जाता है, ये उसे खतना कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्टली जो मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है। अब होंगे उनके कोई संस्कार ऐसे, ठीक है, तो ये हम नहीं जानते हैं। यहाँ हम एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मेरे किसी भी कहने और शब्द का मतलब जातिगत आधार पे आप नहीं लें, क्योंकि वास्तव में शल्य क्रिया के द्वारा इसे हटाया जाता है। इसे सरकमशन कहते हैं, और प्रोफ्यूज को शल्य चिकित्सा के द्वारा पृथक करना ये कहलाता है। यहाँ पे जातिगत आधार पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एक सिस्टम है, साइंस का एक शब्द है, ठीक है, सरकमसिशन। और ये चीज जो हम हिंदी में उसे खतना कहते हैं, ये चीज कई बार कंपटीशन में आ गया, मैं उस नजरिए से बता रहा हूं, ना ही कोई जातिगत आधार पे। फिर क्या होता है, देखें ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आप गौर से देखने का प्रयास करें। जब यहां चमड़ी थी तो ये वाले पार्ट तक तो ये पूरी चिपकी हुई है, लेकिन यहां से वो ये वाला भाग आधार भाग कहलाता है, जहां से वो जुड़ा होता है। इस आधार भाग को फ्रेनुलम, उस आधार भाग को फ्रेनुलम प्रिप्यूज कहते हैं। प्रिप्यूज ग्लांस के आधार से लचीली झिल्ली द्वारा जुड़ा रहता है। तो यहां जो लचीली झिल्ली द्वारा जुड़ा है उसे फ्रेन्युकुलम प्रिप्यूज कहा जाता है। और एक शब्द और यूज होता है बैकुलम। ये बैकुलम शब्द जब शिश्न में मोस्टली अस्थियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर इसमें अस्थि है तो उसके लिए बैकुलम कहा जाता है। चमगादड़, व्हेल और चूहे में ऐसा होता है, और ऐसे पेनिस जिनमें होते हैं उसे ओस पेनिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, आप देख रहे हैं, ओस पेनिस कहा जाता है। और यहां इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, आप देखें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ध्यान रखना। यहां पे कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक के हैं, कुछ आपके जनरल जो मार्केट में चलते हैं उसका है, और कुछ जो है वो अदर जो इसके स्पेशल राइटर्स हैं इंग्लिश मीडियम के, मैंने उससे ये कंसेप्ट लिया है। देखिए ये स्पंजी ऊतक होते हैं, बता चुके हैं। इसमें धमनी और सिराओं का, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसमें पूरे धमनी और सिराओं का, यहां पूरे में धमनी और सिराओं का क्या फैला रहता है, जाल फैला रहता है। संवेदनशील होते हैं। अब ये जो ग्लांस होता है, ग्लांस मतलब शिश्नमुंड, ग्लांस यानी शिश्न, ये शिश्नमुंड को जब स्पर्श होता है किसी से, तो स्पर्श के समय उत्तेजना होती है, और वो जो है वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उससे प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होगी, उद्दीपन उत्पन्न होगा, और यह उद्दीपन जाएगा मेरु रज्जु तक, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक। और उसके बाद क्या होता है, यहां पर धमनी और सिरा उत्तेजित हो जाती है। अब यहां पर जो खाली स्थान है, स्पंजी है, स्पंजी होने का मतलब कि वहां पर क्या है, खाली स्थान है। और उत्तेजना के समय, जब उत्तेजना आता है, जब सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं, तब धमनी से जो रक्त है उन खाली स्थानों में प्रवेश कर जाता है, और जब इनमें खाली स्थानों में प्रवेश कर जाएगा तो वो चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और लिंग का आकार जो कि 6 से 9 cm सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन ऐसी अवस्था में वो आकार में भी बड़ा हो जाएगा, मोटाई में भी और लंबाई में भी। ये लगभग 14 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता
है। ठीक, शिश्न कठोर हो जाता है, 14 से 20 cm लंबा होगा, लेकिन जैसे ही ये स्खलन करता है, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जब स्खलन करता है, वीर्य मूत्र मार्ग से जब ये बाहर निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्खलन के पश्चात अब जो रक्त है वो सिरा में वापस चला जाता है, और रक्त के वापस जाने से वो स्थान जो स्पंजी जो कि फूल गए थे रक्त के बजाय, वो धीरे से फिर संकुचित हो जाते हैं और वो सामान्य अवस्था में आ जाता है, लगभग 6 से 9 cm। और इस पूरे दौरान वृषण, ठीक है, वृषण जुड़ा है, उसमें फिर आप देखेंगे अधिवृषण जुड़ा है, ठीक है, शुक्रनलिका है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे इस दौरान जो अंतिम स्टेज जब आता है तो ये संकुचित होते हैं, और उन सब का जो स्त्राव होता है वो इस यूरेथ्रा वाली नली से ही बाहर आता है, जिसे हम वीर्य कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो कंसेप्ट है, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से, मोस्टली मैंने उन सारे बिंदुओं को लाने